सुप्रभात बच्चों। कृतिका के अंतर्गत अगला पाठ हम इसी का करेंगे, माटी वाली। यह कहानी है और इसके लेखक हैं विद्यासागर नाउटियाल। इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को हुआ था और कहाँ पर हुआ था? माली देवल। माली देवल कहाँ पर है? ये टिहरी गढ़वाल में है, उत्तरांचल। जाहिर है कि उनकी शब्दावली में उत्तराखंड के शब्दों का समावेश मिलेगा, उत्तराखंड का प्रभाव मिलेगा। इस कहानी में लेखक ने विस्थापन की समस्या का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। विस्थापन क्या होता है? हटाना, उस जगह से उसको खदेड़ देना, निकाल देना, हटा देना। यह समस्या कब आती है बेटा? विस्थापन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर कोई राजनीतिक उथल पुथल हो जाए, जैसे कि भारत पाक आज़ाद हुआ था या बांग्लादेश अलग बना था देश। तो उस वक्त पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे थे तो वो भारत में आए थे। तो भारत में आने के लिए आप समझ सकते हो किन किन कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा होगा। और अब देखते हैं बेटा आप लोग कि प्रतिदिन विकास हो रहा है, व्यक्ति, समाज, देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। और विकास के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? सड़क, पानी और बिजली, ये इनकी आवश्यकता होती है। और जिस जगह पर बिजली, सड़कें, इन परियोजनाओं को कार्य रूप दिया जाता है, ये परियोजनाएं चलाई जाती है, तो उस जगह, जिस जगह पर ये चलाई जाती हैं उस जगह को अधिग्रहित कर लिया जाता है सरकार द्वारा। उन नागरिकों से सरकार अपने अंदर ले लेती है उस जमीन को, और उस जमीन के बदले में उनको अन्यत्र जमीन दे दी जाती है। बेटा जमीन देने मात्र से समस्या हल नहीं होती। जिस जगह पर वो इतने समय से रह रहे हैं, जहाँ उनकी इतनी जान पहचान है, इतने सालों से वो रह रहे हैं उस समाज में, उस संस्कृति में, और वहाँ पर उनका काम धंधा भी जुड़ा हुआ है, व्यवसाय भी इतने लंबे अंतराल से चल रहा है, तो उस जगह से निकलना उनके लिए बड़ा दुखदायी होता है। वह जगह उनके पुरखों की होती है, पूर्वजों द्वारा बनाई गई, संजोई गई जमीन, जायदाद, घर से निकलना कितना कष्टकर होता है। लेकिन वो सरकार के इस कार्य की अवहेलना भी नहीं कर सकते, इस आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, और उनको छोड़ना ही पड़ता है। और सबसे दुखदाई भयावह स्थिति तो उन लोगों के लिए होती है जो किसी जमीन पर रह तो रहे हैं, लेकिन उस जमीन का कोई प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, उनकी अपनी जमीन नहीं है, तो वो किसी प्रकार का कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन जाती है कि वो अब नई जगह पर कहाँ जाएं, क्या खाएं, कहाँ रहें, ये चिंताजनक विषय बन जाता है। तो इसी भयावह स्थिति को, चिंताजनक स्थिति को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखा है, प्रशासन के सामने रखा है। तो इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में क्या है कि एक गरीब बुढ़िया होती है और उसका काम होता है माटा खान से माटी लाकर घर घर पहुंचाना। टिहरी नगर में घर घर में वो माटी पहुंचाने का कार्य करती है। और उस मिट्टी से क्या किया जाता है बेटा? चूल्हे चौके की लिपाई की जाती है, साल 2 साल में घर की लिपाई पुताई की जाती है। तो उनका बेसब्री से इंतजार रहता है माटी वाली बुढ़िया का। और माटी वाली बुढ़िया जो है वो चिकनी मिट्टी घर घर पहुंचाती है, क्योंकि जो टिहरी नगर है वो 2 नदियों के बीच में स्थित है, भागीरथी और भिलांगना। तो वहाँ की भूमि रेतीली है, इसलिए उनको चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। वो स्वयं वहाँ किसी कारणवश या समय के अभाव में वहाँ स्वयं नहीं जा पाते हैं, और बुढ़िया ही उनके घर में यह पहुँचाने का कार्य करती है। बुढ़िया स्वभाव से बहुत अच्छी है, मिलनसार है, हंसमुख है, तो घर घर में उसकी बहुत अच्छी पहचान है।
उस नगर में अगर कोई नया किराएदार आता है तो वह उस बुढ़िया को देखता है आंगन में, तो उसकी भी उससे जान पहचान हो जाती है, तो उसके लिए, बुढ़िया के लिए एक नया ग्राहक और तैयार हो जाता है, यानी कि वो भी उसी से मिट्टी मंगवाना प्रारंभ कर देता है। तो यह बुढ़िया है और उसके घर में 2 ही प्राणी हैं, बुढ़िया और उसका पति। उसका पति बीमार है, वह काम में कोई सहयोग प्रदान नहीं कर सकता, वह घर पर ही चारपाई पर लेटा रहता है। तो बुढ़िया को अपने पेट का और अपने बूढ़े पति, बीमार पति के खाने पीने का प्रबंध उसे ही करना पड़ता है। तो वह बहुत ही गरीब बुढ़िया है। माटा खान से उसका यही काम है, प्रतिदिन माटा खान जाना और वहाँ से मिट्टी लेकर कंटर में भरकर वह घर घर पहुँचाने का काम करती रहती है। इसी कार्य में उसका दिन व्यतीत हो जाता है। उसे अपने भले बुरे कर्म के बारे में, भाग्य के बारे में सोचने विचारने का वक्त ही नहीं लगता। एक बार वह ठकुराइन के यहाँ पर मिट्टी देने गई हुई होती है और वहाँ जिस भी घर में वो जाती है, बेटा उसको उस मिट्टी के बदले में खाने पीने के लिए, यानी कि जो भी रूखा सूखा भोजन होता है वो उसको दे देते हैं, और जब वह समय पर पहुँच जाती है तो उसको चाय भी मिल जाती है या फिर बासी साग वगैरह उसको दे देते हैं। तो एक बार वह ठकुराइन के यहाँ पर बैठी हुई थी और ठकुराइन ने उसको चाय के साथ रोटी दे दी खाने के लिए। तो वह ठकुराइन थोड़ी शर्मिंदा है, वो कहती है कि साग नहीं है इस वक्त, तो तुम चाय के साथ ही रोटी खाओ। तो बुढ़िया कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग होता है बीबी जी, कि बहुत अच्छे से खाई जा सकती है चाय के साथ तो रोटी, वह तो अपने आप में ही एक साग है। तो ठकुराइन कहती है कि हाँ बुढ़िया, भूख मिठी कि भोजन मिठा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति लेखक ने लिखी है, भूख मिठी कि भोजन मिठा। इससे क्या तात्पर्य है बेटा, कि जो रोटी है, भोजन है, भोजन का स्वाद भूख पर निर्भर करता है। जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है तो हम बहुत ज़्यादा जब अपना धैर्य खो देते हैं, तब हमें रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। तब हमें किसी सब्जी की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें रूखा सूखा भोजन ही आनंद देता है। बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, रूखी सूखी बासी रोटी भी उसको भी चबा चबा कर आनंद के साथ खाते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आई कि भूख ही स्वाद देती है, भोजन में कोई मिठास नहीं होती। भोजन की मिठास किस पर निर्भर करती है, भूख पर निर्भर करती है। और जब हम भूखे नहीं होते हैं, तृप्त होते हैं, छके हुए होते हैं, तो हमारे सामने कैसा ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना रखा हो, हमें वो भी अरुचिकर लगता है, वो भी पसंद नहीं लगता। तो ऐसे ही वो फिर पित्तल के गिलास में उसको चाय देती है। तो पित्तल के गिलास को देखकर बुढ़िया फिर सवाल करती है कि आपने तो इस पुरानी धरोहर को, पुराने बर्तनों को बड़े सहेज कर रखा हुआ है, अन्यथा लोग इनको कहाँ पसंद करते हैं आजकल। तो वो मालकिन कहती है कि मैंने तो अपने इन पुरखों की जो ये गाढ़ी कमाई से बनाई हुई चीज़ें हैं, इनको बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। इनको औने पौने भाव बेचने का, यानी कि कम भाव में बेचने का, यानी कि इनको डिगाने का मेरा मन गवाही नहीं देता, क्योंकि ये पूर्वजों ने अपने समय में न जाने कैसे पेट काट काट कर, अपने अरमान का गला घोंट कर, अपना मन मसोस कर, अपने अरमानों को दबाकर इन चीज़ों को सहेजा होगा, बनाया होगा। तो वो मालकिन इस भाव को समझती है, अपने पूर्वजों की इस गाढ़ी कमाई से संजोई हुई धरोहर को समझती है कि कैसे उन्होंने बनाया होगा। तो इसके प्रति उसके हृदय में मान सम्मान है अपने पुरखों की इस कमाई के प्रति। तो वह कहती है कि व्यापारियों को औने पौने भाव बेचने का मेरा मन गवाही नहीं देता। व्यापारी लोग बेटा पहले जब इनका चलन हुआ था ना, जो स्टील के बर्तन हैं घर घर, मतलब इन्हीं का वो हो गया था, सब लोगों को यही पसंद, इसी धातु से बने हुए बर्तनों को लोग पसंद करने लगे थे। तो व्यापारी लोग घर घर जाते थे और कांसे पित्तल के बर्तनों के बदले स्टील के बर्तन उनको देते थे, यानी कि कांसे की या पित्तल की एक थाली के बदले में उनको 2 थालियां दे दी जाती थी। और लोग इनका मूल्य समझे बिना, जाने बिना उनको डिगा देते थे, औने पौने भाव, यानी कि कम ज़्यादा भाव में उनको बेच देते थे। उनके लिए इन बेशकीमती चीज़ों को लेकर उनके मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं था। तो यहाँ पर
लेखक का कहने का क्या तात्पर्य है कि हमें अपने पूर्वजों की इस प्रकार की संपत्ति के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा संजोई हुई धरोहर है। इनको स्मृति चिन्ह के रूप में हमें रखना चाहिए, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई यादें होती है हमारे पूर्वजों की। तो ये स्मृति चिन्ह है, उनसे जुड़ी हुई इनसे यादें हैं। तो ऐसे ही वो गरीब बुढ़िया, उसका समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है और बातों बातों में तो वो मालकिन कहती है कि जो पैतृक संपत्ति के प्रति मोह, ये भी मतलब दुविधाग्रस्त हो जाता है। अब इस उम्र में कहाँ जाएं, कहाँ जाकर रहें, तो ये कितनी विषादात्मक समस्या उठ खड़ी हुई है। तो ये किस समस्या की ओर संकेत कर रही है यहाँ पर मालकिन, कि टिहरी बांध बनने जा रहा है और जिस टिहरी नगर में वो लोग रह रहे हैं उनको वो नगर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर टिहरी बांध बनेगा। तो इस समय वो मालकिन चिंताग्रस्त है और कहती है कि इस समय हम कहाँ जाएं, कहाँ जाकर रहें। तो इस बारे में वो बुढ़िया कहती है कि जिनकी कोई ज़मीन नहीं होती, जिनका कोई जगह नहीं होती जिनके पास, उनके लिए तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन जाती है। जैसे कि मैं अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ, क्या कमा कर खाऊँ, क्योंकि माटा खान ही मेरे लिए तो एक रोजी रोटी का साधन है, वो भी छिन जाएगा तो मेरा क्या होगा। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है, इस यहाँ पर कोई मुझे जानने पहचानने वाला भी नहीं है, तो मैं किसके सहारे रहूँगी, मैं क्या कमा कर खाऊँगी। तो ऐसे सोचती हुई वो जा रही है और जाते जाते वो रोटियों का भी आकलन करती जा रही है कि मैं अपने बीमार पति को रोटी दूंगी, और वह बेचारा ऐसे इतना बीमार हो गया है, अब तो गठरी के समान, यानी कि गठड़ी की तरह रह गया है, यानी कि अब तो बिल्कुल ही निर्जीव सा हो गया है, असहाय होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आज मैं उसको जो मिट्टी बेचकर मैंने जो पैसे कमाए हैं उससे उसने पाव भर प्याज खरीद लिए हैं। तो उसकी इच्छा है, वो मन ही मन खुश होती जा रही है कि आज तो मैं अपने बूढ़े पति को इन प्याज को काट कर, छेद कर, तल कर उसके साथ रोटी दूंगी। आज वो आनंद के साथ रोटी खाएगा। हर रोज़ वो रूखी सूखी रोटी ही खा लेता है बेचारा, कुछ बोलता नहीं तो क्या हुआ। तो वह ऐसे विचार करती हुई जा रही है। तो इस प्रकार देखो बेटा, वो उसका रोटियों के लिए विचार करना और ये सब किसकी ओर संकेत कर रहा है, बिल्कुल उसके अभावग्रस्त जीवन की ओर संकेत कर रहा है, उसकी ऐसी गरीबी की ओर संकेत कर रहा है कि वो बेचारी कितनी गरीब है, कितनी अभावग्रस्त है। तो वह ऐसे करते हुए रात होने को होती है उसको, और वह अपने घर पहुंच जाती है, अपनी झोंपड़ी में पहुंच जाती है। प्रतिदिन क्या होता था बेटा, जैसे ही वो झोंपड़ी में प्रवेश करती थी तो वो उसका बीमार पति उसके दरवाजे की उसकी जैसे ही आहट सुनता था, दरवाजे की ओर टकटकी लगा लेता था, घूम कर देखता था उसको। लेकिन आज उसकी आहट से वो घूमा ही नहीं, उसने उसके पास जाकर देखा तो वह मृत पड़ा है। अब उसको रोटियों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मर चुका है। और उधर से टिहरी बांध, यानी कि उनको सुराख को बंद कर दिया गया है, टिहरी के बांध के 2 सुराख बंद कर दिए हैं, और उसकी वजह से टिहरी नगर में पानी प्रवेश कर गया है, शमशान घाट डूब गए हैं, और वहाँ पर टिहरी बांध, वहाँ पर उसमें राहत कर्मी दफ्तर में उसको बुलाया जाता है और वो मुआवजे के लिए उनका नाम लिख रहे हैं, ताकि उनको कहीं और पर जगह पर, स्थान पर उनको जगह दी जा सके। तो बुढ़िया को बुलाया जाता है। बुढ़िया से वो जो राहत कर्मी है वो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई ज़मीन का प्रमाण पत्र है। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे पास तो कोई ज़मीन का प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि मैं तो जिस झोंपड़ी में रहती हूँ वह भी ठाकुर के ज़मीन पर है, और ठाकुर के यहाँ पर उसको बदले में बेगारी करनी पड़ती है, मुफ्त में उसको काम करना पड़ता है बिना किसी आमदनी के। तो वो कहता है कि फिर तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो हम तुम्हें क्या मुआवजा दें। तो वो कहती है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो माटा खान से घर घर मिट्टी पहुँचाने का कार्य करती हूँ। तो उससे पूछता है कि क्या माटा खान तेरे नाम है। तो वो कहती है कि मेरे नाम तो कोई रोजी नहीं है। तो फिर वो कहता है, वो भी जो कर्मचारी हैं वो भी असमर्थ हैं, अब वो क्या मदद करें उसकी। तो वो किनारा कर जाते हैं। तो ऐसे में जो वृद्ध स्त्री है अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई है, विषादग्रस्त है, चिंतामग्न है, और
आते जाते हुए लोगों से कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी कि गरीब आदमी जीते जी ही मृत प्राय होता है बेटा, मरने के बराबर ही होता है, जिंदा लाश ही होता है। जब उसके कोई सिर्फ रोटी ही कमाना, रोटी खाना कमाना, बस इसी में उसकी उम्र गुजर जाती है, उसके और सपने तो पूरे ही नहीं हो पाते हैं बेचारे के। तो यहाँ पर उसकी बिल्कुल ही ऐसी दुर्दशा दिखाई गई है गरीब आदमी की कि उसका जो जीवन है वो मरने के बराबर ही होता है। तो मरने के पश्चात तो कम से कम उसकी लाश को 2 गज जमीन नसीब होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो आने जाने वाले से यही कह रही है गरीब स्त्री कि गरीब आदमी का कभी शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि जीते जी तो वो मृत प्राय होता ही है, कम से कम मरने के पश्चात तो उसको ज़मीन मिलनी चाहिए। तो ये काफ़ी विषादात्मक कहानी है बेटे, और ये झकझोरने वाली कहानी है, और इसमें विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण है। तो ऐसे में सरकार को विस्थापित करने से पहले लोगों को उनके बारे में कुछ सोचना समझना चाहिए, प्रशासन को कुछ न कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये पाठ, इस पाठ का हम अच्छे प्रकार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।